नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, ये हमारी क्रमानुसार थर्ड क्लास है और हम इस वीडियो के अंदर उपयोगितावाद के संदर्भ में विस्तृत रूप से अध्ययन और इसको जितने भी सिद्धांत हैं उनको हम विस्तृत रूप से समझेंगे। सबसे पहले हम उपयोगितावाद के संदर्भ में जानते हैं उपयोगितावाद अर्थात यूटिलिटेरिज्म क्या है। दोस्तों, ये वास्तव में क्या है? एक नैतिक सिद्धांत है जो किसकी बात करता है? हमारे व्यक्तिगत सुखों की बात करता है। किसकी बात करता है? व्यक्तिगत सुखों की। तो दोस्तों, व्यक्तिगत सुखों की बात करता है तो फिर व्यक्तिगत सुख भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो व्यक्ति स्वयं को सुख देने की चाह रखता है और दूसरा परार्थ करना चाहता है अर्थात दूसरों के सुख की बात करता है। और एक परार्थ अर्थात समष्टि अर्थात सभी लोगों के सुख की बात करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो परार्थ और समष्टि को सुख मानते हैं उसे ही हम उपयोगितावाद के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों। अब जैसे ही हम परार्थवादी हम ऐसे कहते हैं कि समष्टि मूलक सुखवाद की बात करते हैं तो इसका एक सिद्धांत आ जाता है फिर हमारे पास अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण। तो जैसे ही हम अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण की बात करते हैं तो हम स्वतः ही उपयोगितावाद के आधार पर आ जाते हैं और उपयोगितावाद का जन्म हो जाता है। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम सुखवाद के संदर्भ में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके थे। तो इसके अंदर मैंने उनका एक छोटा सा चार्ट बनाया है। देखिए दोस्तों, सुखवाद और सुखवाद के अंदर मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद को जब हम दो भागों में बांट देते हैं, एक स्वार्थवादी नैतिक सुखवाद और दूसरा परार्थवादी नैतिक सुखवाद। जैसे ही हम परार्थवादी नैतिक सुखवाद की बात करते हैं तो इसे ही हम उपयोगितावाद भी कहते हैं। उपयोगितावाद को निकृष्ट परार्थवादी और उत्कृष्ट परार्थवादी, इसके अंदर तो हम मील को पढ़ते हैं और इसके अंदर हम पढ़ते हैं बैंथम को। इसके बाद हम बात करते हैं और निकृष्ट परार्थवादी और उत्कृष्ट परार्थवादी उपयोगितावाद का क्या है? अब हम इसके बाद उपयोगितावाद की बात करते हैं। तो उपयोगितावाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर परिभाषित किया जाता है और मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर इसे नैतिक सुखवाद स्थापित करने की और बात करता है अर्थात मनोवैज्ञानिक सुख से नैतिक सुखवाद को स्थापित करने की बात करता है। इसके बाद हम बैंथम और मील का उदाहरण लेते हैं। बैंथम और मील उपयोगितावाद के प्रमुख कर्ता धर्ता के रूप में पढ़ सकते हैं क्योंकि हम सबसे ज्यादा उपयोगितावाद और सुखवाद के अंदर बैंथम और मील के सिद्धांतों को ही चर्चा में लाते हैं। जब हम मनोवैज्ञानिक सुखवाद की बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहता है कि मनुष्य स्वभाव से ही क्या रखता है? सुख की इच्छा रखता है। और मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहता है कि है अर्थात तो सुख की इच्छा रखता है। ये बात हो गई तथ्यात्मक। कैसी हो गई? तथ्यात्मक। और तथ्यात्मकता से जैसे ही हम सुख की इच्छा की जानी चाहिए की ओर जाते हैं, चाहिए की जाने की चाहिए मतलब इसके अंदर मूल्य ऐड हो जाते हैं। तो हम इसे जैसे ही मूल्य ऐड हो जाते हैं तो इसके अंदर हम कहेंगे कि जो हमारा मनोवैज्ञानिक सुखवाद है वो नैतिक सुखवाद की ओर स्थापित हो रहा है। और इन दोनों को स्थापित करने का जो कार्य किया है वो बैंथम और मिल ने है। स्वार्थ से परार्थ की ओर गमन अब कैसे होता है? तो जो हमने पढ़ा कि हम मनोवैज्ञानिक सुखवाद से और नैतिक सुखवाद की ओर जो गमन करते हैं या हम ऐसे कह सकते हैं कि स्वार्थ से परार्थ की ओर जो गमन करते हैं वो कैसे करते हैं। तो उसके अंदर उसके कैसे करते हैं तो इसके लिए बैंथम और मिल ने दो सिद्धांत दिए हैं या बैंथम और मिल दोनों वैज्ञानिकों ने अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। बैंथम मानता है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी होता है बट वह कालांतर में क्या हो जाता है? परार्थवादी। ऐसा ही मिल भी मानते हैं। अब जब हम बैंथम की बात करते हैं कि भाई स्वार्थ से आदमी परार्थ की ओर कैसे बढ़ता है तो इसके लिए बैंथम कहता है कि नैतिक अंकुश की बात करता है बैंथम। और जबकि मील दो कारणों की बात करता है। एक तो कहता है कि उसका रुचि में रूपांतरण हो जाता है और दूसरा नैतिक दबाव। नैतिक अंकुश की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है प्राकृतिक अंकुश या भौतिक अंकुश। फिर दूसरा आता है इसमें सामाजिक अंकुश या दबाव।
फिर इसके बाद हम तीसरे नंबर पर बात कर सकते हैं राजनीतिक अंकुश की, और इसके बाद हम चौथे नंबर पर बात कर सकते हैं धार्मिक अंकुश की। धार्मिक अंकुश की ये हम प्राकृतिक अंकुश, सामाजिक अंकुश, राजनीतिक अंकुश और धार्मिक अंकुश, बाह्य नैतिक अंकुश है। और ये हमारी कि कौन मानता है? बेंथम। बेंथम के बाद हम मील की बात करते हैं, तो मील दो बातों की बात, दो सिद्धांतों की बात करता है, या दो कारकों की बात करता है जो व्यक्ति को स्वार्थी से परार्थी की ओर ले जाते हैं। एक तो रुचि के अंदर रूपांतरण, और दूसरा है नैतिक दबाव। रुचि के रूपांतरण का मतलब है कि प्रारंभ में व्यक्ति वास्तव में स्वार्थी होता है, लेकिन कालांतर में वह दूसरों के सुखों से ही अपने सुख पाने लगता है, अर्थात दूसरों के सुख में ही अपना सुख खोजने लगता है। इसके बाद हम नैतिक दबाव की बात करते हैं। तो नैतिक दबाव बेंथम के 4 अंकुशों को तो मानता ही है मील, जिसके अंदर बेंथम के 4 अंकुश कौन से हो गए? भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक अंकुश। इसके साथ-साथ एक और अंकुश को भी इसमें शामिल कर लेता है, और वो है आत्मा का अंकुश, अर्थात यह आंतरिक अंकुश हो गया। इस प्रकार ये 5 अंकुश तो नैतिक दबाव के तौर पर हो गए, और नैतिक दबाव के साथ-साथ टोटल कितने अंकुशों की बात करता है मील? 6 अंकुशों की। कितने अंकुशों की? 6 अंकुशों की। अब आते हैं हम बेंथम। बेंथम की बात करें तो बेंथम वास्तव में स्थूल परार्थवादी है। कैसा है? स्थूल परार्थवादी। जब हम बेंथम की बात करते हैं तो बेंथम अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात करता है, और इसी कारण यह उपयोगिता हो जाता है। हम आगे जाकर व्यापकता का एक सिद्धांत पढ़ेंगे जो बेंथम को उपयोगितावादी में शामिल कर लेता है। बेंथम की जब हम बात करते हैं तो बेंथम वास्तव में क्या कौन सुखवाद की जब हम बात करते हैं तो बेंथम सुखवाद के अंदर निकृष्ट परार्थवादी सुखवादी दार्शनिक है, जो सुखों के अंदर गुणात्मक भेद तो बिल्कुल नहीं करता, बल्कि परिमाणात्मक भेद को मान्यता देता है। और बेंथम के कुछ कथन हैं। बेंथम के कथन है तो वो परिमाणात्मक सुख से ही संबंधित है। तो हम पहला कथन पढ़ते हैं दोस्तों। ताश का खेल भी उतना ही अच्छा हो सकता है जितना कविता पाठ, अर्थात ताश के खेल में और कविता पाठ के अंदर बेंथम कोई अंतर नहीं मानता, क्योंकि ये परिणामात्मक भेद की बात करता है, गुणात्मक भेद नहीं चाहता। फिर एक और कथन है बेंथम का, जो शुभ है उसे उसकी मनुष्य वास्तव में इच्छा करते हैं, और सुख ही जीवन का चरम लक्ष्य है। ये बेंथम के कुछ कथन हैं जिन्हें आप याद रख कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों। बेंथम ने सुखों के परिमाण, अर्थात तो बेंथम, आपको पता है कि बेंथम क्या मानते हैं? सुखों को परिमाणात्मक वस्तु मानते हैं, और परिमाणात्मक मानने के कारण इनका मापन किया जा सकता है, और मापन किया जा सकने के कारण मापन के लिए एक सुखाकलन सिद्धांत दिया है। सुखवादी परिगणना भी कह सकते हैं हम इसमें। और इसके अंदर कुल कितने आयाम हैं? 7 आयाम हैं। इसके अंदर पहले तीव्रता को लिया गया है। तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी, निकटता अर्थात प्रॉक्सिमिटी, और निश्चितता सर्टिनिटी, और शुद्धता प्योरिटी, व्यापकता उत्पादकता, और अवधि अर्थात ड्यूरेशन को शामिल किया गया है। इसके अंदर हम दोबारा पढ़ सकते हैं। तीव्रता, निकटता, निश्चितता, शुद्धता, व्यापकता, उत्पादकता और अवधि। अब हम जो हम सुखाकलन सिद्धांत के बाद हमें एक चीज और याद रखनी चाहिए, यह परार्थवादी होने का लक्ष्य है, और अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करता है। जो सुखाकलन का व्यापकता संबंधित जो सिद्धांत है वो, ठीक है। तो व्यापकता संबंधित जो सिद्धांत है वो परार्थवादी होने का लक्षण है। इसी के साथ साथ इसी कारण बेंथम क्या हो जाता है? परार्थवादी, और उसे हम उपयोगितावाद के अंदर पढ़ते हैं। बेंथम की जब हम बात करें तो ये एक यूके के दर्शन शास्त्री थे, और इन्होंने इन्होंने अपनी बुक लिखी फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। और साथ ही साथ एक पुस्तक इनकी, एक और पुस्तक है इनकी, प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, जो उपयोगितावाद से संबंधित है। इसके बाद हम बेंथम के न्याय के सिद्धांत की बात करें तो बेंथम का न्याय का सिद्धांत कहता है कि मानव मानव में कोई अंतर नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति समान है, प्रत्येक को उन्नति के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। ये है बेंथम का न्याय का सिद्धांत। अब आते हैं हमारे एक महत्वपूर्ण दर्शन शास्त्री जॉन स्टुअर्ट मिल की। जॉन मील की बात करते हैं, जेम्स मिल की बात करते हैं, जेम्स स्टुअर्ट मिल।
जेम्स स्टुअर्ट मिल्स की बात करते हैं, तो ये कहता है कि सुख आनंद का क्या है? पर्यायवाची है। और ये एक वांछनीय शब्द पर जोर देता है, जो इस वांछनीय शब्द का अर्थ होता है कि जो लोग इच्छा करते हैं। और आपको पता है कि जो लोग इच्छा करते हैं, ये मनोवैज्ञानिक नैतिक सुखवाद की बात करता है। जेम्स मिल की जब हम बात करते हैं, तो उत्कृष्ट उपयोगितावादी या उत्कृष्ट परार्थवादी दार्शनिक के अंदर शामिल करते हैं इन्हें। और ये मात्रात्मक और गुणात्मक भेद दोनों को मान्यता देते हैं, परंतु गुणात्मक भेद को सर्वाधिक मान्यता देते हैं। अब जॉन स्टुअर्ट मिल से योग्य निर्णायक का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है, जो इनका मानना है कि शारीरिक सुख व मानसिक सुख दोनों ही प्रकार के अनुभव किए जाते हैं, लेकिन ये मानसिक सुख को महत्व अधिक देते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या है, एक मनुष्य गरिमा की भावना रखता है, और इसी कारण वे गुणात्मक सुखों को श्रेष्ठ मानते हैं, साथ ही साथ शारीरिक सुखों को श्रेष्ठ ना मानकर बौद्धिक सुखों को श्रेष्ठ मानते हैं। इसके बाद मिल की बात करते हैं, तो ये भी यूके के वैज्ञानिक थे, अर्थात इंग्लैंड के। और इनकी एक बुक है अर्थशास्त्र के सिद्धांत, जो 1848 में लिखी, और दूसरी है उपयोगितावाद 1861 के अंदर। बेंथम और मिल की जब समानता की बात करते हैं, तो दोनों ही आपको पता है क्या है, ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद को मान्यता देते हैं। दोनों नैतिक सुखवादी हैं, और परार्थवादी नैतिक और साथ ही साथ दोनों ही परार्थवादी नैतिक सुखवादी भी हैं। जो परार्थवादी नैतिक सुखवादी है, उनका मानना है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण। और दोनों ही का ही मानना है कि सुख ही शुभ है। क्या है? दोनों ही मानते हैं कि सुख ही क्या है? शुभ है। अब आते हैं हम बेंथम और मिल के, दोनों में अंतर क्या है? तो बेंथम निकृष्ट परार्थवादी उपयोगितावाद से संबंध रखता है अपना, ठीक है, जबकि उत्कृष्ट परार्थवादी उपयोगिता से मील संबंधित है। बेंथम का मानना है कि भौतिक और शारीरिक सुख महत्वपूर्ण है, जबकि मील का मानना है कि मानसिक और बौद्धिक सुख वरीयता क्रम में पहले नंबर पर है। बेंथम की जब हम बात करते हैं, तो बेंथम केवल मात्रात्मक भेद करता है, जबकि मील मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों भेदों को मान्यता देता है। स्वार्थ से परार्थ की ओर नैतिक दबाव, 4 प्रकार के नैतिक दबाव मानता है बेंथम, जबकि हम बात करते हैं जेम्स मिल की, तो जेम्स मिल 4 बाह्य दबाव और 1 आंतरिक दबाव अर्थात आत्मा का अंकुश भी मानता है। इसके बाद हम बात करें बेंथम की, तो बेंथम मानव प्रवृत्तियों में कोई अंतर नहीं मानता, जबकि जब हम बात करते हैं मील की, तो मील वास्तव में अंतर मानता है, और कहता है कि शारीरिक प्रवृत्तियों से बौद्धिक प्रवृत्तियां क्या हैं? श्रेष्ठ हैं। बेंथम सुख के मापन के लिए अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जिसे हम सुखाकलन सिद्धांत कहते हैं, जबकि मील की जब हम बात करते हैं, तो मील कहता है कि सुख का आकलन नहीं किया जा सकता, यह कोई भौतिक तत्व नहीं है। बेंथम का एक कथन है, मानव पशु से अधिक नहीं है, सदैव प्राणी सदैव सुख की खोज करते हैं, चाहे वे पशु हो या मानव हो। जब इसी और मील कहते हैं कि मनुष्य एक संतुष्ट सूअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना पसंद करेगा, और संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करेगा। यह है मील का कथन। अब हम उपयोगितावाद की बात करें, तो उपयोगितावाद को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला हम कह सकते हैं कर्म उपयोगितावाद, दूसरा नियम उपयोगितावाद, तीसरा सुखमूलक उपयोगितावाद, और चौथा हम आदर्श मूलक उपयोगितावाद। कर्म उपयोगितावाद की बात करते हैं, तो कर्म की तात्कालिक उपयोगिता, यदि कोई झूठ बोलता है और उससे अधिकतम लाभ होता है, तो वह कर्म शुभ है। और इसके मान्यता प्रदान कर ऐसे सिद्धांत को मानने वाले हैं बेंथम और मूर। जबकि नियम उपयोगितावाद की बात करते हैं, तो सत्य बोलना नियम है, चाहे इसके परिणाम अच्छे निकले या बुरे, सत्य बोलना ही चाहिए। ऑस्टिन और मिल इस नियम उपयोगितावाद को भी मानते हैं। अब हम सुखमूलक उपयोगितावाद की बात करते हैं, तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण से जुड़ा हुआ है ये। और आदर्श मूलक उपयोगितावाद की बात करते हैं, तो ये ज्ञान, सद्गुण, चरित्र और सत्य जैसे मूल्यों की बात करता है, और हेनरी रेडसेल इसके समर्थक हैं। जब हम
उपयोगितावाद की बात करते हैं या सुखवाद की बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो हम चार्वाक दर्शन की बात करते हैं और चार्वाक दर्शन सुखवाद की ओर इशारा करता है और चार्वाक दर्शन के अंदर जो नीति मीमांसा है, वो सुखवादी दर्शन मुख्यतः भौतिक जीवन पर या भौतिक सुख को अपना जीवन का चरम लक्ष्य बताती है। इसके बाद आपको पता है कि एक हमारे हेनरी सिजविक जो कि बौद्धिक उपयोगितावादी दार्शनिक कहलाते हैं, इनका सिद्धांत विवेकपूर्ण आत्म प्रेम का सिद्धांत भी कहलाता है या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका अन्य नाम सुखवाद का विरोधाभास भी कहते हैं। और हेनरी सिजविक की बुक कौन सी है? मेथड्स ऑफ एथिक्स। क्या है? मेथड्स ऑफ एथिक्स। और हेनरी सिजविक का मानना है कि सुख एक वांछनीय अनुभूति है। क्या मानते हैं हेनरी सिजविक? सुख एक क्या है? वांछनीय अनुभूति। सुखवाद का विरोधाभास कहता है कि ये जो हेनरी सिजविक द्वारा प्रदान किया गया, व्यक्ति वस्तु की इच्छा करता है और उससे प्राप्त होने वाले आनंद की नहीं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि भूख लगने पर व्यक्ति भोजन की इच्छा करता है लेकिन भूख से प्राप्त आनंद की इच्छा नहीं करता। जितना हम अधिक सुख की इच्छा करते हैं वह उतना ही हमसे दूर होता जाता है। यह है सुख में विरोधाभास। और प्रत्येक का स्थान केवल एक का स्थान है और इससे कुछ अधिक नहीं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत अच्छी परिभाषा के रूप में पूछा जा सकता है आपसे। ये हेनरी सिजविक की है कि प्रत्येक का स्थान केवल एक का स्थान होता है और इससे अधिक कुछ नहीं। जब हम स्थूल उपयोगितावाद की बात करते हैं तो बेंथम का नाम आता है और सुसंस्कृत उपयोगितावाद की बात करते हैं तो हम मील की बात करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा उपयोगितावाद। तो चलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।